हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 23 के लिए फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। पूरे सिलेबस के इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में सारा सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जस्ट करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सारा थ्योरेटिकल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पे आपको क्लासेस, आपको सारा मटेरियल जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होते हैं वो यूट्यूब पे करना। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। जैसे कि आज आपको पता है, आज हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है। हम यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं, जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट है। सो बिना टाइम वेस्ट हुए शिफ्ट होते हैं अप्रॉक्स 282 पेज के अराउंड, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ से हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज का हमारा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, ठीक है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ये उन्होंने हमें पेपर में पूछा था। मतलब उन्होंने हमें करेक्टरिस्टिक दे दी, जितनी भी आपकी ग्रुप डेवलपमेंट में स्टेजेस होते हैं उनकी हर की एक करेक्टरिस्टिक है, वो आपको गिवन थी। वो कह रहे थे पेपर में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके बताओ। देखो, सबसे पहले जो मेंबर्स आपके जो मॉडरेटली ईगर हैं, जिनकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एंशियस हैं कि वो वहाँ पे क्यों है, मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि उनको वहाँ पे क्यों लाया गया है और दूसरे मेंबर्स को वहां पे क्यों लाया गया है। यानी अगर ये चीजें हैं तो ये सबसे पहली आ जाती है आपका नंबर 1 पे। आप जो आपकी अर्ली स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्यूरियस होंगे, स्लाइटली एंशियस होंगे, उनको अंदर से ना जानने की जल्दी होगी। उनको अपने रोल्स को उन्होंने पूछना है, क्या उनका पर्पस है ग्रुप में। यानी ये चीज़ें ना उनको अंदर से ये इनका कि ये पता चल जाए हमें कि अगर उनको चुना गया है, ठीक है, क्यों चुना गया है, क्या उनका रोल होगा, क्या उनका पर्पस होगा, ठीक है। उनके पास उनकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी, बट उनके साथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटीज भी होंगी। ये है हमारी पहली करेक्टरिस्टिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर नंबर 2 पे क्या है, जो आपके मेंबर्स हैं, देखो हर एक बंदा इंडिविजुअल है, यानी उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे आपके मेंबर से, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं स्टार्ट। यानी ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आपके कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो इसको ध्यान से सुनो। देखो, जैसे जैसे ग्रुप प्रोग्रेस कर रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि मेंबर्स अपनी डाइवर्स ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके हर बंदे का अलग नज़रिया है, उनके आइडियाज़ डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब ऐसा ग्रुप प्रोग्रेस करेगा स्टार्ट हो जाएंगी आनी, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं चैलेंजिंग अजम्पशंस में, और ये एट द एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करते हैं, क्योंकि हर बंदे को होता है मेरा आइडिया ही माना जाए। तीसरे नंबर पे मेंबर्स स्टार्ट कर देंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, और वो क्लैरिफाई करेंगे उनका पर्पस क्या है ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप मेंबर्स के रोल्स क्या हैं। यानी इन शॉर्ट सारे ग्रुप मेंबर्स के रोल क्या है। देखो, अगर एक बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपने आप को डिस्कशंस में इंगेज करेंगे, वो ट्राई करेंगे, एक्टिवली काम करेंगे ताजो जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको वो रिसॉल्व कर पाए। उनका मेन क्या होगा, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनका ग्रुप का उसका मतलब उनका जो टोटल ग्रुप है जो उसका पर्पस है वो क्लैरिफाई हो सके, उनको पता चल सके कि हमने एट द एंड अचीव क्या करना है। और जितने भी इंडिविजुअल रोल्स हैं ग्रुप के अंदर में, उनकी क्लैरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेंबर्स जो हाईली टास्क ओरिएंटेड हैं, वो यूनिटी बनाते हैं ग्रुप की। यानी जब आपके मेंबर्स हाईली टास्क ओरिएंटेड होंगे तब ग्रुप में यूनिटी होगी। देखो, जैसे जैसे आपका ग्रुप आगे बढ़ता जाता है तो जो मेंबर्स हैं वो उनका जो फोकस है वो एक चीज पे ही रहता है कि उन्होंने जितने भी आपके टास्क आपने ग्रुप को दिए हैं उनको अकम्प्लिश करना है एफिशिएंटली, ठीक है। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ यूनिटी और कोलैबोरेशन मेंबर्स के बीच में जो इकट्ठा काम कर रहे हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए वो बन जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन फॉर पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट, यानी जो आपके बंदे जो ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स ला रहे हैं, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है। ये फाइनल स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की। रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन दी जाती है उन मेंबर्स को जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्रुप में देते हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से अचीवमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, सो जो ये आप रिकॉग्निशन दे रहे हो, एक तो ये आपको पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करने में हेल्प करेगी, आप उनको फ्यूचर के लिए फर्दर एंगेजमेंट के लिए भी मोटिवेट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपकी परफॉर्मिंग स्टेज है, अब वो आपका पूरा ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस थी, अब अकेली जो आप ग्रुप को बिल्ड कर रहे हो, जो आपका ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस है, जो उसकी अकेली परफॉर्मिंग स्टेज है, उसकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो ग्रुप को उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी, ये सबसे पहले डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है जो आपकी परफॉर्मिंग स्टेज है। इस स्टेज में जो ग्रुप मेंबर्स है ना आपके, वो ना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अब वो एक कंबाइंड कोहेसिव यूनिट है, उनको अपने रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ग्रुप के अंदर, वो समझ आ जाती हैं सारी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है कि जो ग्रुप मोरल है ना वो हाई हो जाता है, यानी अगेन ये एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है परफॉर्मिंग स्टेज की। इस स्टेज में जो ग्रुप मेंबर्स हैं, अब उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो डेवलप कर ली है, उन्होंने एक दूसरे पे ट्रस्ट भी डेवलप कर लिया, कोऑपरेशन भी बन गई। सो ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं एक पॉजिटिव और हाई मोरल एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रही हैं, ग्रुप लॉयल्टी इंटेंस हो जाती है। ठीक है, जो ग्रुप लॉयल्टी है बीइंग अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मिंग स्टेज, देखो जैसे जैसे जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो इकट्ठा काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, कॉमन गोल्स को वो अचीव कर रहे हैं, जो उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट है ना ग्रुप की तरफ, वो बड़ी इंटेंसिफाई होती है, बड़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े इंटेंसिफाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है लीडरशिप का टॉपिक। देखो जो लीडरशिप है ये वो प्रोसेस है जिससे आप इन्फ्लुएंस करते हो, इंडिविजुअल्स को गाइड करते हो, ग्रुप को गाइड करते हो, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने जो उनके शेयर्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। जितनी लीडरशिप इफेक्टिव होगी उतना ही वो इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी एम्प्लॉयज़ को, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बन जाएगी जहाँ पे काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल का सक्सेस पक्का है। यानी जितनी इफेक्टिव लीडरशिप उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। बहुत सारी लीडरशिप थ्योरीज हैं जो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशंस, इनसाइट्स देती हैं, लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताती हैं, अप्रोचेस के बारे में बताती हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है ट्रेड थ्योरीज। देखो जो ट्रेड थ्योरी है ये क्या कहती है, ये क्या प्रपोज करती है कि कुछ ऐसी इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो इफेक्टिव लीडर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरों बंदों से। देखो एक जो लीडर होगा ना, डैम श्योर है वो आम बंदों से डिफरेंट होगा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक, जो क्वालिटीज उसको दूसरे बंदों से डिफरेंट दिखाते हैं, उनको ट्रेड थ्योरी उन चीजों को हाईलाइट करती है। अब जो ये ट्रेड्स हैं इनमें उस बंदे की इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो डिटर्मिनेड अपने काम को लेके, इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो जो ये ट्रेड अप्रोच है ये अकेली लीडरशिप को एक्सप्लेन, लीडरशिप इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन तो नहीं करती, बट एक आपको जस्ट नॉर्मल आइडिया दे देती है व्हाट लीडरशिप स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट आती हैं आपकी बिहेवियरल थ्योरीज। देखो जो आपकी बिहेवियरल थ्योरीज है, जो इनका फोकस है वो है एक्शंस और बिहेवियर्स जो लीडर्स के हैं उन पे, रेदर देन देयर इनहेरेंट ट्रेंड्स। यानी बिहेवियर थ्योरी जो आपका लीडर्स होते हैं ना, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, क्या उनके एक्शंस हैं, उस पर फोकस करके, इसका ट्रेड्स के कोई लेना देना नहीं है। यानी जो ये थ्योरी है ना ये आइडेंटिफाई करती है दो प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल्स। एक तो होता है टास्क ओरिएंटेड, जिसमें जो आपके मेन एम्फेसिस वो है गोल अचीवमेंट और टास्क कंप्लीशन पे, और दूसरी जो है वो है पीपल ओरिएंटेड, जिसका फोकस ये है कि आपने रिलेशनशिप्स बनानी है, एम्प्लॉय हर सूरत में सेटिस्फाई होना चाहिए। सो जो अफेक्टिवनेस है हर एक स्टाइल की वो ना डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन क्या है और नीड्स क्या है टीम की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज। अब जो आपकी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज हैं, जैसे आपका हर से ब्लैंकर्स मॉडल होगा, ये क्या प्रपोज करता है कि जो आपकी अफेक्टिव लीडरशिप है ना वो डिपेंड करती है अडेप्टिंग वंस लीडरशिप स्टाइल पे। यानी एक बंदा लीडरशिप स्टाइल को किस तरीके से अडेप्ट करता है
ताकि वो सूट कर पाए फॉलोअर्स के रेडीनेस लेवल को, यानी कि फॉलोअर्स उसको फॉलो करने के लिए रेडी है या नहीं है। यानी जो अब आपका ये रेडीनेस लेवल होता है ये डिटरमाइन कैसे होता है, फॉलोअर्स की कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट क्या टू स्पेसिफिक टास्क और गोल, उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है ये इंफेसाइज करती है कि जो लीडर्स है ना ये वो हैं जो इंस्पायर करते हैं, फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो ट्रांसेंड कर सके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इतना कहती है ये लीडर्स वो बंदे हैं जो उनके अंदर फॉलोअर्स है ना वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, जो ऐसे लीडर्स होते हैं ये क्रिएटिविटी स्टिमुलेट करते हैं, इंप्लॉयज को एम्पावर करते हैं, वो शेयर्ड विजन को प्रमोट करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो परफॉर्मेंस और कमिटमेंट लेवल्स है वो बड़े हायर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है सर्वेंट लीडरशिप। अब जो आपकी सर्वेंट लीडरशिप है जो इसका फोकस है कि जो लीडर्स है ना ये वो हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं नीड्स अपने फॉलोअर्स की और सर्व करते हैं उनकी डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए। यानी इसमें ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, कमिटमेंट दूसरे बंदों को सर्व करने के लिए बड़ी अच्छे पर से होगी। इससे क्या होगा एट द एंड जो आपका एम्प्लॉय का ट्रस्ट है, इंगेजमेंट और लॉयल्टी है वो बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितनी भी देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जितने भी लीडरशिप थ्योरीज और स्टाइल्स है ना ये इकट्ठे ही कोएग्जिस्ट करते हैं। ये हर एक लीडरशिप स्टाइल हर एक डिफरेंट सिचुएशन में अफेक्टिव होता है। जो अफेक्टिव लीडर्स है ना वो इनका कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशन होगा लीडरशिप अप्रोचेस का। ये अब कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा नीड्स क्या टीम की और ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं। आगे आपके पास हमारा जो टॉपिक आता है वो आती है फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी, जो किसके साथ एसोसिएटेड है वो है हैकमैन और वॉल्टन और मैकग्राथ के साथ। देखो जो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी है ये बेसिकली J.R. हैकमैन और G.R. वॉल्टन के साथ एसोसिएटेड है, जिन्होंने इसे डेवलप किया था 1986 में, और E.E. मैकग्राथ जिसने इस थ्योरी को आगे फर्दर एक्सपैंड किया था। अब जो ये आपकी फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी है इसका मेन फोकस किस पे है, आपके लीडरशिप के कॉन्सेप्ट पे। अब ये लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को एज अ सेट ऑफ फंक्शंस या रोल्स आप कह सकते हो देखते हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग मेंबर्स जो आपके ग्रुप के और टीम के हैं, rather than being solely concentrated in one individual। बड़ा सिंपल है, जितने भी आपके ग्रुप के या टीम के टास्क है जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अपने ग्रुप मेंबर्स और टीम मेंबर्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और रोल्स, उसे फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको लीडरशिप मोड दिया था और कैरेक्टरिस्टिक दी थी। देखो जो आपकी पावर एक्सटेंशन है वो डोमिनेंट नीड के साथ एसोसिएटेड है, एम्पावरमेंट आपकी सोर्स ऑफ पावर के साथ है, बिल्डिंग कल्चर, मैनेजिंग स्टाइल, मल्टीप्लाइंग यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के साथ एसोसिएटेड है। बाकी आगे हम इनको डिटेल में भी करेंगे, फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखो। नेक्स्ट आपके ना कुछ लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं, उनको करते हैं। सबसे पहले आता है इम्पावरिश्ड मैनेजमेंट, यानी जब आप मिनिमम एफर्ट एक्सर्ट करते हो अपने काम को करवाने के लिए और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल मोरल है उसको सस्टेन करने के लिए, यानी मतलब आपका बहुत मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है, मिनिमम एफर्ट एक्सर्शन रिक्वायर्ड है अगर आपने काम करना है और ऑर्गेनाइजेशनल मोरल को सस्टेन करना है, तो दैट इज द इम्पावरिश्ड मैनेजमेंट। अब जो ये लीडरशिप स्टाइल है इसकी मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक यही है, बाय लो कंसर्न फॉर बोथ टास्क अकम्प्लिशमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी इसमें सीधी सीधी बात है, आपकी टास्क अकम्प्लिशमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बिठाने के लिए सबसे ज़्यादा कम कंसर्न इस स्टाइल में है। सो जो ये मैनेजमेंट स्टाइल है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन, स्पीक नो इवल, हियर नो इवल, सी नो इवल अप्रोच। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ना तो इवल बोलो, ना सुनो, ना देखो। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्ट करती है लैक ऑफ एक्टिव कंसर्न, ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस टास्क को, ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप्स को इसमें दी जाती है, बहुत मिनिमल एफर्ट इन्वेस्ट किया जाता है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास टीम मैनेजर्स। देखो जो टीम मैनेजर्स हैं, जो ये स्टाइल है इसमें जो आपका वर्क है उसको अकम्प्लिश करवाया जाता है, कमिटी जो आपके पीपल की होती है विद इंटरडिपेंडेंस थ्रू अ
कॉमन स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड विद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। यानी जितना भी काम है वो एक कमिटेड पीपल करेंगे, उनकी इंटरडिपेंडेंस होगी, उनका एक कॉमन स्टेक, कॉमन गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस होगा, विद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक दूसरे को वो ट्रस्ट भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। यानी जो इन शॉर्ट ये लीडरशिप स्टाइल है, ये एम्फसाइज करता है कोलैबोरेशन, टीम वर्क, और ये डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करता है। सो जो ये मैनेजमेंट स्टाइल है ये फॉलो करता है 1+1 कैन ऐड अप टू 3, यानी 1+1 3 के बराबर है, इस अप्रोच का कहना है। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, साइनर्जी सबको इंपॉर्टेंस मिली है इस स्टाइल में, क्योंकि ये जितना कोहेसिव और कोऑर्डिनेटेड टीम होगी उतनी ही उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, उतने ही अच्छे से वो अचीव कर पाएंगे। देखो अकेले अकेले दो बंदों से अगर वो इकट्ठे काम करते हैं वो ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, वो ज़्यादा कुछ अचीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। थॉटफुल अटेंशन to the needs of people leads to friendly and comfortable organizational atmosphere and work environment। यानी जो आपके बंदे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, अगर आप उनको, उनकी नीड्स को अच्छे से ध्यान में रखते हो तो तब एक बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर और वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। सो जो ये लीडरशिप स्टाइल है ये फोकस करता है कि एक सपोर्टिव और हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए और हर एक एम्प्लॉय का वेलबींग और उसकी सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सो जो ये मैनेजमेंट स्टाइल है ये एसोसिएटेड है विद लव कॉन्कर्स ऑल, यानी प्यार से हर चीज करवाई जाती है, ये इसका मुद्दा है। सो इसके जो एम्फोसिस यही है कि एक फ्रेंडली और हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएंगी, उनकी हमें वेलबींग और हैप्पीनेस जो एम्प्लॉयज के उसको हमें प्रायोरिटाइज करना है, उसको ही एम्फोसिस देनी है। नेक्स्ट आते हैं ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर। देखो जो आपके एफिशिएंसी रिजल्ट्स फ्रॉम अरेंजिंग वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट्स हैव लिटिल इफेक्ट। अगर अब ये स्टाइल का क्या मानना है कि अगर आपको एफिशिएंट रिजल्ट्स चाहिए तो तब वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने काम को इस तरीके से अरेंज करते हो कि जो उसमें ह्यूमन एलिमेंट्स है, जो इंप्लॉयज काम करें, उनको आप लिटिल इफेक्ट उनका हो। सो जो ये लीडरशिप स्टाइल है इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही है कि आपको हाई फोकस रखना है टास्क अकम्प्लिशमेंट पे और एफिशिएंसी पे, और बहुत कम कंसीडरेशन देनी है इनपुट और इन्वॉल्वमेंट जो आपकी एम्प्लॉयज की हो रही है उन पे। ठीक है ना, लास्ट हमारे पास आता है टास्क मैनेजमेंट। अब जो ये मैनेजमेंट स्टाइल है ये करेक्टर है इस साइज किसके बारे में है, अथॉरिटी के बारे में, ओबीडियंस अप्रोच। यानी इसमें अथॉरिटी ओबीडियंस अप्रोच को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है। जो इसका फोकस यही है कि आपको टास्क को असाइन करना है, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, आप ओबीडियंस अपने एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट करो, आपको सबऑर्डिनेट के साथ कंप्लाई करना है। यानी सिंपल है, जो काम करवाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग पूरे टास्क बता दो, इंस्ट्रक्शंस दो, आप एम्प्लॉय से क्या चाहते हो कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करे, उनको आपके सबऑर्डिनेट्स को उस चीज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जो लीडरशिप स्टाइल है ना आपका, वो इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और कल्चर। ये लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि ये लाइन क्या कहती है, जो आपका लीडरशिप स्टाइल है ना वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और कल्चर को डिटरमाइन करता है। देखो जो लीडरशिप स्टाइल जो आपकी टॉप मैनेजमेंट या लीडर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जो वो अडॉप्ट करते हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर और क्लाइमेट रहने वाला है। यानी लीडर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज हैं, वो एम्प्लॉयज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को शेप करती हैं। सो जो आपके अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी जो आपके डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है जिसका मेन फोकस किस पे है, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, एक पॉजिटिव और इनोवेटिव क्लाइमेट को फॉस्टर करना। सो अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में चलें जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसमें टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग,
लिमिटेड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होती है जो एक रिजिड और हिरार्किकल क्लाइमेट क्रिएट कर सकती है। सो एट द एंड जो आपके लीडरशिप स्टाइल्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे क्या इन कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, एम्प्लॉय का मोटिवेशन आपने कैसे करना है, टीम वर्क हो गया, ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट हो गया। यानी ये ना आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से परसीव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को और प्रैक्टिसेस को, उसकी टोन ये सेट करके आपको बताती है। देखो जो आपकी डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, चेंज और ट्रस्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और कल्चर को क्रिएट करते हैं, बट लीडरशिप स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारी लाइन सिलेबस की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स है बहुत इंसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये वो सिस्टम है, अब सिस्टम किसका, रूल्स का, प्रैक्टिसेस का और प्रोसेसेस का, जो जिससे मतलब इनको फॉलो करके एक कंपनी अपने आप को डायरेक्ट करती है, चलती है, कंट्रोल करती है और अपने आप को गवर्न करती है। ठीक है, इसमें आपकी रिलेशनशिप्स क्या है आपके स्टेक होल्डर्स के बीच में, जिस स्टेक होल्डर्स में आपके शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए और जितने भी पार्टीज जिनका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में, वो सब कुछ आ गया। यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है वो यही है कि आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस को इंश्योर करना है और जो शेयर होल्डर्स की राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब एक स्टेवर्डशिप थ्योरी आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले देखो इसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस जो अप्रोच है वो एक सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल है। अब जो ये स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली रेलेवेंट है टू स्टेवर्ड्स थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी जो ये थ्योरी है वो रिकॉग्नाइज करती है कि जो गवर्नेंस है ना वो उसको सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी ये इम्फसाइज करती है ट्रस्ट की, वैल्यूज़ की, अलाइनमेंट की इम्पोर्टेंस को। अब अलाइनमेंट इंटरेस्ट की है मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में, उसको ये इम्फसाइज करती है। जो आपका बिहेवियर पैटर्न है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यानी ये भी स्टेटमेंट अगेन रेलेवेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेवर्डशिप थ्योरी। यानी जो ये थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि जो मैनेजर्स हैं ना उनके पास एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी बिहेवियर। यानी उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करना है, उनका बिहेवियर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यानी एज दे एक्ट एज अ स्टेवर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, क्योंकि उनका जो उन्होंने अपने जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उसके इंटरेस्ट को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओनर्स एटीट्यूड इज टू टेक रिस्क। अब अगेन ये स्टेटमेंट उसके स्टेवर्डशिप थ्योरी के ही कॉन्टेक्स्ट में, यानी ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो ओनर, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो विलिंग है, वो डेलीगेट करना चाहते हैं अपनी अथॉरिटी टू मैनेजर्स को, क्योंकि उनका ट्रस्ट है उन पे कि वो अच्छे फैसले लेंगे और वो रिस्क लेंगे बेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड प्रिंसिपल्स कन्वर्ज। अगेन ये स्टेटमेंट इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। देखो जो ये थ्योरी है वो अज्यूम करती है कि जो मैनेजर्स का इंटरेस्ट है, मैनेजर्स मतलब एजेंट्स, और जो शेयर होल्डर यानी जो प्रिंसिपल्स है वो अलाइन करेगा। यानी दोनों पार्टीज इकट्ठा काम करेंगी ताजो एक वैल्यू क्रिएट हो सके कंपनी की और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव किया जा सके। ठीक है, सो इन शॉर्ट जो कॉरपोरेशंस हैं जो कंट्रोल और डायरेक्ट की जाती हैं थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका मतलब क्या हुआ है, यानी इन शॉर्ट ये सेम चीज़ ही आ गई। जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू कंट्रोल और डायरेक्ट किया जाता है, जिसका क्या मतलब है, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी ये सिस्टम है रूल्स का, प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस का, बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। इसमें आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं एक कंपनी की, मैनेजमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की और जितने भी स्टेक होल्डर वो सभी आ जाती हैं। अगर मैं आपको कुछ की एस्पेक्ट्स बताऊं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो उसमें सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी की मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने के लिए। ठीक है, यानी कंपनीज की मैनेजमेंट के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या कंपनी के हित में आपने स्ट्रेटेजिक फैसले लें उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। सो इनकी एक फिड्यूशरी ड्यूटी है कि उनको बेस्ट इंटरेस्ट
में एक्ट करना है। अब ये बेस्ट इंटरेस्ट होगा शेयर होल्डर्स का और उनको एक इफेक्टिव गवर्नेंस को इंश्योर करना है। अब कुछ ड्यूटीज आती हैं डायरेक्टर्स की कंपनी से, उनको देख लेते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो जो आपके डायरेक्टर्स हैं कंपनीज के, जो उनकी ड्यूटीज हैं उसमें उनकी बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। जैसे उन्होंने बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करना है, जो एक से मतलब ये एक तरीके की ड्यूटी है, बट इसको एक जनरल ड्यूटी कह सकते हो आप, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना पड़ेगा कि रेगुलर अटेंडेंस आपकी बोर्ड मीटिंग्स में डायरेक्टर की होनी चाहिए, जो जनरली एक्सपेक्टेड होती है डायरेक्टर से, ताकि वो अपनी बोर्ड की ड्यूटीज को इफेक्टिवली फुलफिल कर पाए। अब इन ड्यूटीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आती है ड्यूटी उनके ऑफ गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। यानी डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि उनको गुड फेथ में एक्ट करना है, उनको बेस्ट इंटरेस्ट जो कंपनी का है उसको प्रमोट करना है, उनको फैसले लेने हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, उनको माइंड में रखते हुए। नेक्स्ट आता है ड्यूटी ऑफ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंट एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। देखो डायरेक्टर्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस के साथ एक्ट करना है जब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उनको प्रूडेंस के साथ एक्ट करना है, उनको इंडिपेंडेंट जजमेंट को एक्सरसाइज करना है विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। यानी बिल्कुल बायस के बिना, बिल्कुल हेरा फेरा के बिना उन्होंने फैसले लेने हैं। नेक्स्ट आती है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट और असाइन हिज ऑफिस असाइनमेंट। देखो डायरेक्टर्स जो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जहां उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है उनको डेलीगेट नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन किसी और बंदे को नहीं दे सकते, वो अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए डायरेक्टर्स के, क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इसी कारण वो अपने फैसले, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होंगे। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स राइट्स। देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो प्रमोट करती है कि जो आपके शेयर होल्डर्स की राइट्स हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे राइट टू वोट ऑन की मैटर्स हो गया, असेस टू इंफॉर्मेशन हो गया और फेयर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें बहुत अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो जितनी भी उनकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने स्टेक होल्डर्स को टाइमली और एक्यूरेट मैनर में उसको अच्छे से डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्फेसाइज करती है एथिकल कंडक्ट को, इंटेग्रिटी को और अधेरेंस आपकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं टाइम टू टाइम उनको अधेयर करना। इसमें आप जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो यानी आप कोड ऑफ एथिक्स को इस्टेब्लिश करोगे, इंटीग्रिटी के कल्चर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करोगे, ठीक है। समझ गए? अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। आगे आती है आपके पास एजेंसी थ्योरी क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। देखो जैसे हमने स्टैवर्डशिप थ्योरी की है ना, अब आती है एजेंसी थ्योरी। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एजेंसी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो गवर्नेंस अप्रोच है वो मटेरियलिस्टिक है। अब जो ये स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट है एज एजेंसी थ्योरी जो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो फोकस करती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी रिलेशनशिप के, जो अब आपके प्रिंसिपल ओनर्स और एजेंट्स यानी जिनको आप मैनेजर्स कह सकते हो उनके बीच में है, ठीक है। जो आपका बिहेवियर पैटर्न है वो अपॉर्चुनिटिस्टिक है, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल रेलेवेंट है। जो एजेंसी थ्योरी है वो रिकॉग्नाइज करती है कि जो एजेंट्स है ना वो अपॉर्चुनिटिस्टिकली एक्ट करेंगे ताकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी परस्यू कर पाए। ये पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है क्योंकि ये माइट बी इन ऑपोजिट हो जो आपके ओनर्स का, जो आपके प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है। जो ओनर्स का एटीट्यूड है वो हमेशा रिस्क को अवॉइड करने में होता है। अब ये भी स्टेटमेंट रेलेवेंट है क्योंकि जो ओनर्स, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं यानी वो टिपिकली प्रेफर करते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और मैक्सिमाइज किया जा सके रिटर्न्स को। अब ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और क्या उनके गवर्नेंस मैकेनिज्म प्लेस में है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिजनेस एथिक्स। जो बिजनेस एथिक्स है ये वो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हैं जो गाइड करते हैं एथिकल बिहेवियर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। यानी जितने भी आप एथिकल डिसीजंस बनाते हो या डिसीजंस लेते हो, जो एक्शंस के रिगार्डिंग जिनका इम्पैक्ट अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे हो सकता है, लाइक आपके एम्प्लॉयज में हो सकता है, कस्टमर्स हो सकता है, सप्लायर्स, कम्युनिटीज या इन्वायरमेंट। सो ये सारी चीज़ें बिजनेस एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। यानी जो बिजनेस एथिक्स हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपना रेपुटेशन बना सकें, ट्रस्ट बिल्ड कर सके अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
टूवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, कुछ की एस्पेक्ट्स आते हैं बिजनेस एथिक्स के, उनमें अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है एथिकल डिसीजन मेकिंग। देखो बिजनेस एथिक्स में आप जितने भी आपके एथिकल डायलेमास हैं एंड जितने भी आपने डिसीजंस लेने हैं वो आप अलाइन करोगे एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ, लॉस के साथ, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के साथ। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करते हो। जितने भी आपकी नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाइम पे रिकॉग्नाइज करती हैं और कंसीडर करते हैं जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी राइट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। नेक्स्ट है फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। देखो एथिकल बिहेवियर में आप जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको फेयरली ट्रीट करते हो, ऑनेस्टली उनके साथ काम करते हो, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हो, यानी आप एक ऐसा कल्चर प्रमोट करते हो, ये कल्चर इंटेग्रिटी का और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। देखो CSR का क्या मतलब, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वॉलंटरली कमिटमेंट होती है कि उन्होंने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स के बियॉन्ड जाना है और कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, ये हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें आप सारे वो इनिशिएटिव्स आ जाते हैं जैसे जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट, फिलैंथ्रोपी और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का फॉलो करना उसके साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी इन शॉर्ट जो आपकी बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। जितनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आप यूज़ करोगे वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे जिससे एथिकल डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर पाओगे। और यानी ये तो था काम आपका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस का, और दूसरी तरफ जो आपके बिजनेस एथिक्स है वो जस्ट जो आपका बिहेवियर है, जो इंडिविजुअल्स के एक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको गाइड करते हैं। सो इन दोनों का आपस में पूरा लेना देना है। यानी जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स को ऑपरेशंस में अपने इंटीग्रेट करोगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है एट द एंड वो ट्रस्ट वाली इन्वायरमेंट बना पाएगी, सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस हो पाएगा। अब ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आप जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उनका इंटरेस्ट को ड्यू कंसिडरेशन दे रहे हो। अब एक लाइन पेपर में आई थी, वो क्या कह रहे थे, डिफेंडर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी point out that economic activity exists within a biosphere that supports all life। यानी जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सस्टेनेबली अप्रोच है, जो उसके डिफेंडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो एक ऐसे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है जो हर पूरी लाइफ को स्पोर्ट्स ऑल लाइफ। यानी ये जो स्टेटमेंट थी ना, इसका जो इम्फोसिस है ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है आपकी इन्वायरमेंट के साथ, और एक बहुत नीड है कि आपको कंसीडर करनी पड़ेगी सस्टेनेबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस जब आप कर रहे हो। ठीक है, यानी जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटियां वो एग्जिस्ट करती हैं एक बायोस्फीयर के अंदर जो सारी लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी ये चीज़ अलाइन करती है सस्टेनेबिलिटी अप्रोच जो आपकी CSR की है, जो रिकॉग्नाइज करती है आपकी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो आपके रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट आप कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस को। यानी ये चीज़ एम्फसाइज करती है कि जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा कि उनका कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े उनके बिजनेस का इन्वायरमेंट पे, और वो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया था जो आपकी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्पेंडिंग कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या है। देखो सबसे पहले 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंट ऑन CSR। जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये मैंडेट करता है कि कंपनीज जो सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं वो एटलीस्ट 2% उनके एवरेज नेट प्रॉफिट का स्पेंड करेंगे फ्रॉम पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स अपने CSR एक्टिविटीज पे। सेकेंड है पैनल एक्शन होगा नॉन कंप्लायंस में, यानी अगर कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है CSR स्पेंडिंग के साथ जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चीज़ कहीं ना कहीं पैनल एक्शन लेके आ सकती है अगेंस्ट द कंपनी। पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ मोर। देखो अगर तो आपने एलिजिबल होना है कि आपने मैंडेटरी CSR स्पेंडिंग करनी तो कंपनी की पॉजिटिव नेटवर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ की होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 5 करोड़ का होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं फॉर मैंडेटरी CSR स्पेंडिंग। नेक्स्ट आता है टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर।
जो एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि कंपनी की जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए अगर उन्होंने एलिजिबल होना है फॉर मैंडेटरी CSR रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब आगे आती हैं सोशल ऑब्लिगेशंस। देखो जो आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप के लिए, वो क्या है, उसका क्या मतलब है, बेसिकली ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की जो उसको कंसीडर करनी है, उसको एड्रेस करनी है इंटरेस्ट और वेलबींग जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, जैसे इंप्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए और कम्युनिटी होगी। ठीक है, अब जो आपके कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर और क्रेडिटर हैं ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो आपके बिजनेस पे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और बिजनेसेस को एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी तरफ निभानी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स। ये वो हैं जो आपके लिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है, जो आपके बेसिस हैं बिजनेस एथिक्स के, उनको डिफाइन करते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहो तो जो आपके बिजनेस एथिक्स है ये आपकी एप्लीकेशन है जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, अपनी वैल्यूज को यूज करते हो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, यानी ये चीजें आपके डिसीजंस को गाइड करेंगी, एक्शंस को गाइड करेंगी, यानी कि आपको ये बताएंगे ये चीज मॉरली ठीक है और आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब एक और क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था कुछ आपके इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स जो बिजनेस में होते हैं वो बताओ। सबसे पहला जो बिजनेस के अगर कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशंस प्रॉम्प्टली, यानी देखो जो बिजनेसेस हैं उनको अपनी टैक्स ऑब्लिगेशंस को टाइम पे फुलफिल करना चाहिए और जितने भी उनके लीगल ऑब्लिगेशंस बनते हैं उनको टाइमली मैनर में पूरा करना चाहिए। जितने भी आप बिजनेसेस को ट्राई करना चाहिए वो रिफ्रेन करें सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ टू कस्टमर से, सप्लायर से और एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी बिजनेसेस को अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को इंगेज करना कि करप्ट प्रैक्टिस उनको नहीं करनी चाहिए, जैसे सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ्स हो गए। फेयर वेजेस की पेमेंट इंश्योर करना, हर अपने एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट देना, ये भी बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अगर वो एथिकली एक्ट करता है, यानी जो बिजनेसेस है ना वो फेयर वेजेस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको एथिकली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। ऑलमोस्ट हमारा जो अगर हम अपनी यूनिट का नाम देखें तो यूनिट के नेम अकॉर्डिंग यानी बिजनेस मैनेजमेंट और HRM है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट का यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आता है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिससे आप मैनेज करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूएबल एसेट जो आपके पीपल है, यानी जो आपके लिए काम करते हैं। इसमें आप प्लानिंग, एक्विजन, डेवलपमेंट और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करोगे ताजो वो चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करने में। HRM बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अट्रैक्टिंग में, रिट्रेनिंग में और डेवलपिंग में जो आपके टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी जितने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं आपने उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है, उनको डेवलप करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। सो इसके रिगार्डिंग हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट और क्या है, रोल क्या है HRM का। HRM में आप जितने भी आपके एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स हैं आपको उनको मैनेज करना है, जैसे रिक्रूटमेंट से लेके उनके रिटायरमेंट तक, यानी प्राइमरी रोल यही है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आपको अलाइन करना है जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी HRM का मेन फोकस यही है कि अच्छे से पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं जो आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट करेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे, उनकी वेलबींग प्रमोट करेंगे, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट किया जाएगा। बहुत सारे इसमें अलग अलग फंक्शंस जैसे HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आ जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, कंपनसेशन और बेनिफिट्स, एम्प्लॉय के रिलेशन क्या है, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस क्या है HRM के। सबसे पहले आता है HR प्लानिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फंक्शंस पे। देखो HR प्लानिंग में आप फोरकास्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स क्या रहने वाले हैं, आप स्ट्रेटेजीज को डेवलप करोगे ताकि आप टाइम पे उन नीड्स को पूरा कर पाओ। इसमें आप करंट और फ्यूचर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या, आपको कितने बंदे चाहिए काम करने के लिए, किस लेवल के चाहिए, वो सब कुछ एनालाइज करोगे, उनकी स्किल्स आइडेंटिफाई करोगे, यानी जो गैप्स हैं एग्जिस्ट करने वो आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप रिटेंशन और रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इस फंक्शन में आप
इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके जितने भी आपकी वीकेंड पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के बीच, उसके लिए आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करोगे, उनको सेलेक्ट करोगे, जॉब एनालिसिस किए जाएंगे, जॉब पोस्टिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, रिज्यूम्स की, इंटरव्यूज कंडक्ट की जाएंगी, हायरिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो जो HRM है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, यानी उनकी स्किल्स को इन्हेंस, नॉलेज को इन्हेंस करना, स्किल्स को, एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना। अब ये चीज़ें होंगी किसके थ्रू? ये होंगी ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के थ्रू, और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, स्किल्स ट्रेनिंग कैरी आउट करनी पड़ेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्ट इन टेंशन। देखो जो ये बिल्ट इन टेंशन है ना, ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है जो टीच करती है आपको जो आपकी क्या इंपॉर्टेंस है अपने मैटर्स को रिजॉल्व करने की, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो मेजर फंक्शन आता है वो आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप परफॉर्मेंस गोल्स को सेट करते हो, फीडबैक प्रोवाइड करते हो, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। यानी HRM ये इंश्योर करता है कि जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम्स है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और अलाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स के साथ, यानी किसके भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आगे आते हैं कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। जो HRM वो डेवलप करता है और एडमिनिस्टर करता है जितने भी आपके कंपेंसेशन और बेनिफिट्स प्रोग्राम्स हैं, ताकि जो आप एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सको, उनको मोटिवेट कर सको और रिटेन कर सको। इसमें उनका सैलरी स्ट्रक्चरिंग होगी, क्या बोनस और इंसेंटिव्स प्रोग्राम्स आपने किस टाइप से देने, वो सब कुछ आ जाएगा। क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट देना, क्या उनका पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी, वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आगे आती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये इट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर सेशन, बाकी हम कल करेंगे। देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ये वो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं जो आउटसाइड द रेगुलर वर्क इन्वायरमेंट की जाती हैं, और जो इनका जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार है कि लाइक मतलब आप इनको डिज़ाइन ही ऐसे करते हो ताकि जो आप एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस प्रोवाइड कर सको। अब जो ये ट्रेनिंग मेथड्स हैं इनको ऑफन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स में, क्लासरूम्स में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, तो इसमें सबसे पहले आते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये वो टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है जो आपका वेरिएशंस है ना, ठीक है, इनपुट वेरिएबल्स में उनका क्या इम्पैक्ट है उसको असेस करने के लिए आउटकम ऑफ डिसीजन और मॉडल। यानी सिंपल चीज़ में अगर मैं बताऊं, जो आप जब आप इनपुट वेरिएबल्स को यूज़ करते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आपकी डिसीजन या मॉडल के आउटकम है, जो उसमें वेरिएशन आ रही, उसके इम्पैक्ट को असेस करने के लिए आप सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, यानी ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है या मेथड कह लो जिसको यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए जो आपकी इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशंस हो रही हैं उनको। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मेथड, बीइंग अ ट्रेनिंग मेथड, इसमें आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, वर्कशॉप्स को कंडक्ट किया जाता है। अब ये वर्कशॉप्स होंगी किसके थ्रू? ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के थ्रू होंगी, ताकि जो आपको नॉलेज मिल सके और इंसाइट्स मिल सके रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं हम आज का सेशन वाइंड अप। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, PDF इसकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।